कहानी के शुरू में हमें एक ट्रक एक डेजर्ट में जाता हुआ दिखाई देता है। उस ट्रक में मैक्सिकन्स के कुछ लोग होते हैं। उन सब की अपनी अपनी लाइफ, अपने अपने ड्रीम्स थे। उन लोगों में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है मोइसेस। मोइसेस के हाथ में उसके बेटे का एक टेडी बियर था जो कि कभी भी बजने लगता था। लेकिन मोइसेस ये नहीं जानता था कि उस टेडी बियर को बंद कैसे किया जाए। तब उसके साथ बैठा आदमी उसे कहता है कि इसके पेट को प्रेस करो, फिर ये बंद हो जाएगा। मोइसेस ऐसा ही करता है। वो उस टेडी बियर के पेट को प्रेस करता है और वो बंद हो जाता है। सब मैक्सिकन्स इलीगली बॉर्डर पार करके अमेरिका जाना चाहते थे, जहाँ पर वो जाकर अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन बॉर्डर तक पहुँचने से पहले ही उनका ट्रक खराब हो जाता है। तब ड्राइवर उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम में से कोई ट्रक रिपेयर कर सकता है, कोई मैकेनिक है यहाँ पर मोइसेस अपना हैंड रेज करता है कि जी हाँ, मैं हूँ मैकेनिक। फिर मोइसेस ट्रक चेक करने लगता है। मोइसेस कहता है कि इस ट्रक का इंजन खराब हो गया है, तो इसीलिए हम इस ट्रक को ठीक नहीं कर सकते। सब पैसेंजर्स के पास पैदल चलने के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं, इसीलिए सब पैसेंजर्स अमेरिका के बॉर्डर की तरफ पैदल ही चल पड़ते हैं। वहाँ पर रेजर वायर्स लगी थी। ये सब उन वायर्स को क्रॉस करके अमेरिका में एंटर हो जाते हैं फाइनल। दूसरी तरफ उसी एरिया में हम एक ट्रक को देखते हैं जिसमें एक आदमी बैठा होता है और वो ड्रिंक कर रहा था। उसका नाम होता है सैम। सैम के साथ उसका एक डॉग भी होता है और वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। सैम वहाँ पर लंच के लिए खरगोश का शिकार करने आया था, इसीलिए वो खरगोश का शिकार करने के लिए गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर सब मैक्सिकन्स अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो इलीगली यहाँ पर आए हैं। उस पूरे डेजर्ट में गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए थोड़ी ही देर के बाद उन लोगों को प्यास लगने लगती है। जब ये लोग थक जाते हैं तो एक जगह बैठकर रेस्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फिर ये सब अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमें सैम दिखाया जाता है जिसे एक अमेरिकन पुलिस ऑफिसर रोक लेता है। पुलिस ऑफिसर सैम से पूछता है कि क्या आप रास्ता भूल गए हैं, जिस पर सैम बोलता है कि नहीं तो मैं तो यहाँ पर खरगोश का शिकार करने आया हूँ और मुझे नहीं लगता कि खरगोश का शिकार करने के लिए मुझे किसी की परमिशन चाहिए। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको बॉर्डर से दूर रहना चाहिए। सैम पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मैंने एक न्यूज सुनी है कि मैक्सिकन्स इलीगली अमेरिका में इस रास्ते से एंटर होते हैं। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि मैंने तो ऐसी कोई न्यूज नहीं सुनी। इसके बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और सैम भी खरगोश का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसे किसी जगह पर एक रुमाल मिलता है। उस रुमाल को वो अपने डॉग को स्मेल करवाता है और अपने डॉग को कहता है हरी अप फाइंड। ये सुनकर वो डॉग उस तरफ भागता है जहाँ मैक्सिकन्स बॉर्डर पार करके अमेरिका में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो रुमाल किसी एक पैसेंजर का था। सैम भी अपने डॉग के पीछे पीछे जाता है। वो दिखता है कि कुछ मैक्सिकन्स इलीगली अमेरिका में आ चुके हैं। वो सारे पैसेंजर्स पूरे नहीं थे, बल्कि 5 कहीं पर छूट गए थे, जो इन लोगों को आवाज भी लगाते हैं और रुकने का भी बोलते हैं। लेकिन वो लोग नहीं रुकते, क्योंकि वो जानते थे कि इस जगह पर खतरा है, इसीलिए जितना जल्दी हो सकता था वो वहाँ से निकलना चाहते थे। जो 5 मैक्सिकन्स छूट गए होते हैं वो सैम को देख लेते हैं। वो सैम को देखकर चुप जाते हैं कि ये तो अमेरिकन है। वो सैम को अपनी गाड़ी से गन निकालते हुए देखते हैं। सैम एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। वो किसी एक को निशाना बनाता था और उसे मार डालता था। जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वो सबको शूट करके मार डालता है। हालांकि वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग भी रहे होते हैं, लेकिन वो इतने बड़े डेजर्ट में अकेले थे और भाग कर जाते भी तो कहाँ जाते। सैम ने एक ही झटके में सबको मार डाला। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो नॉर्मल है, वो पागल है। इवन उसका मेंटल बैलेंस खराब है, तभी तो उसने ऐसा कर दिया, इतने सारे लोगों को मार डाला। उन सबको मारने के बाद वो काफी सेटिस्फाइड हो जाता है कि उसने बहुत अच्छा किया। इसके बाद वो अपने डॉग को गाड़ी में बैठने को बोलता है, क्योंकि अब वो वहाँ से निकलना चाहता था। लेकिन डॉग गाड़ी में नहीं बैठ रहा होता, वो वहीं पर खड़ा रहता है। वो पहाड़ों पर देखकर भौंक रहा होता है। ये देखकर सैम समझ जाता है कि सब मैक्सिकन्स नहीं मरे, बल्कि अभी कुछ और बाकी हैं जो उन्हीं लोगों के साथी हैं और यहाँ पर छुपे हुए हैं। वो अपनी गन की दूरबीन से चेक करता है और उसे वहाँ पर वाकई कोई लोग नजर आते हैं। जहाँ पर उसे वो लोग नजर आए थे वो उसी तरफ बढ़ता है, उनका पीछा करता है। सबसे पहले वो अपने कुत्ते को उनके पीछे भेजता है। उन 5 को जब रियलाइज होता है कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो वो भी भागने लगते हैं। लेकिन उन 5 में से वो कुत्ता एक को पकड़ लेता है और उसे वहीं पर ही मार डालता है। उसे मारने के बाद वो बाकी 4 सर्वाइवर्स के पीछे जाता है, मगर इससे पहले कि वो डॉग उन तक पहुंच पाता, सब सर्वाइवर्स एक ट्री का सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं, इसीलिए डॉग उन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इतनी ही देर में सैम भी वहां पर पहुंच जाता है। वो अपनी गन समेत ऊपर चढ़ जाता है। 4 सर्वाइवर्स खुद को सेव करने के लिए भाग रहे होते हैं, जबकि वो डॉग किसी दूसरे रास्ते से उनका पीछा करता है। फिर वो 4 सर्वाइवर्स एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर आगे खाई थी। खाई के उस तरफ एक बड़ा पत्थर था, यानी उन्हें जंप करके इस पत्थर से उस
उस पर जाना था, इसीलिए वो एक एक करके कूदने लगते हैं। लेकिन चारों में से जो लास्ट होता है वो डर जाता है, वो नहीं जा पा रहा था। लेकिन पीछे उसके लिए मौत थी, क्योंकि अगर वो नहीं कूदेगा तो वो कुत्ता आकर पीछे से उसे मार डालेगा। इसीलिए बड़ा हौसला करके वो कूद पड़ता है, लेकिन वो सही से नहीं कूद पाता और नीचे गिरने वाला हो जाता है। लेकिन उसे गिरने से पहले ही मोइसेस वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। वो उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। मोइसेस उसे ऊपर खींचने की काफी कोशिश करता है और तभी वहाँ पर सैम आ जाता है, जो ये सब कुछ देख रहा होता है। सैम अपने गन से उन पर निशाना लगाता है। जो लड़का होता है वो उसे गोली मार देता है और वो जाकर नीचे गिर जाता है। फिर वो मोइसेस पर भी फायरिंग करता है, लेकिन मोइसेस को एक भी गोली नहीं लगती, बल्कि वो बच जाता है। मोइसेस अपने दोनों साथियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन सैम और उसका डॉग उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो अभी भी उनका पीछे कर रहे होते हैं। जो डॉग होता है वो काफी इंटेलिजेंट होता है और वो सैम की हर बात मानता था, इसीलिए जहाँ पर भी वो लोग जाते थे उस डॉग को पता चल जाता था कि वो लोग वहाँ पर गए हैं। वो खुद भी वहाँ पर जाता था और सैम को भी लेकर जाता था। तीनों सर्वाइवर्स पत्थरों को पकड़ते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि सैम और उसका डॉग भी पत्थरों के सहारे उनका पीछा कर रहे होते हैं। और फिर सैम उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो तीनों होते हैं, लेकिन सैम उन तीनों में से सिर्फ एक को ही देख पाता है। जैसे ही सैम उस आदमी पर गोली चलाने लगता है वो खुद ही नीचे गिर जाता है और नीचे सैम का डॉग होता है। वो डॉग उस आदमी पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर सैम भी आ जाता है। सैम उस आदमी को शूट करके मार डालता है। अब सिर्फ 2 सर्वाइवर्स रह गए थे जो कि वहीं पर छुपे हुए थे, एक मोइसेस और उसके साथ एक लड़की होती है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए पत्थरों के पीछे छुपे हुए थे। यही वजह होती है कि सैम उन्हें देख नहीं पाता। और तभी मोइसेस के बेटे का वो टेडी बियर बजने लगता है। मोइसेस जल्दी से उसे अपने बैग से निकाल कर बंद कर देता है। सैम और डॉग को पूरा शक हो जाता है कि वहाँ पर जरूर कोई ना कोई है, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। मोइसेस के साथ जो लड़की होती है उसका नाम होता है एडला। मोइसेस और एडला दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। रात ऑलमोस्ट होने वाली थी, इसीलिए दोनों एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। एडला मोइसेस को बताती है कि मैं कभी भी अपने कंट्री को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स समझते थे कि मेरा कंट्री मेरे लिए सेफ नहीं है। वो चाहते थे कि मैं हमेशा के लिए एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अमेरिका चली जाऊँ, इसीलिए उन्होंने एक आदमी के साथ मुझे अमेरिका के लिए भेज दिया। वो कहती है कि जिस आदमी के साथ मैं आई थी वो भी मर चुका है। मोइसेस उसे बताता है कि मेरी फैमिली तो अमेरिका में रहती है, जो कि आज भी मेरे लिए वेट कर रही है। वो बताता है कि हम अमेरिका में इलीगली रहते थे बेसिकली। फिर एक दिन किसी की गाड़ी की एक हेडलाइट मुझसे टूट गई, जिसकी वजह से पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। फिर डिसाइड हुआ कि मुझे मैक्सिकन के लॉकअप में भेजा जाएगा। और जब मुझे भेजा जा रहा था तो मेरा छोटा बेटा मुझसे मिलने आया। जो टेडी बियर उसके हाथ में था वो उसी वक्त उसके छोटे बेटे ने उसे दिया था। मैंने प्रॉमिस किया था अपने बेटे से कि मैं वापस आऊंगा और ये टेडी बियर उसे वापस दे दूंगा। इसके बाद मुझे मैक्सिको भेज दिया गया, लेकिन अब मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता हूँ और अपने बेटे को उसका टेडी बियर वापस देना चाहता हूँ। फिर हम सैम को देखते हैं, जो कि रात गुजारने के लिए उस डेजर्ट में आग लगाकर बैठा हुआ था। दिन में उस डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है, इसीलिए सैम डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब सैम वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है तब एडला उसे देख लेती है और इस बारे में वो मोइसेस को बताती है कि जिस आदमी ने हमारे सारे साथियों को मार डाला वो यहीं पर ही है। सैम बस वहाँ से निकलने ही वाला होता है। उसका डॉग सो रहा होता है और अचानक से वो उठ भी जाता है। वो डॉग उस तरफ भागने लगता है जहाँ पर मोइसेस और एडला थे। सैम भी अपनी गन लेकर उसके पीछे पीछे जाता है। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर मोइसेस का वो टेडी बियर मिलता है, जिसमें से एक बच्चे और म्यूजिक की आवाज आ रही थी। सैम समझ जाता है कि दोनों सर्वाइवर्स ने उसे पागल बनाने के लिए प्लान बनाया है जरूर। और तभी सैम अपनी गाड़ी की तरफ देखता है। वो देखता है कि दोनों सर्वाइवर्स उसकी गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। दूर से सैम उन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उन्हें गोलियां नहीं लगती, वो बच जाते हैं। जबकि सैम का कुत्ता गाड़ी की तरफ भाग रहा होता है। मोइसेस गाड़ी के पास पहुँचकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुत्ता उन तक पहुंच पाता वो दोनों दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। मोइसेस गाड़ी को स्टार्ट करता है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मोइसेस कहता है कि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। और तभी एडला को आकर एक गोली लग जाती है, जिससे गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। गाड़ी क्रैश होने की वजह से पलट जाती है बहुत बुरे तरीके से, लेकिन इस हादसे में मोइसेस को कुछ नहीं होता, वो बच जाता है। मोइसेस एडला को एक ट्री के पास लेकर जाता है और उसे वहाँ पर बिठा देता है। वो अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स भी लाया होता है। जब वो फर्स्ट एड
बॉक्स को ओपन करता है तो अंदर से उसे एक गन मिलती है। मोइसेस एडला को बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेली छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि तुम इंजर्ड हो और चल नहीं सकती। एडला उसे कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़कर चले गई तो आदमी मुझे मार डालेगा। मोइसेस कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो वो तो हम दोनों को भी मार डालेगा। वो कहता है कि मेरी एक फैमिली है, मेरा बेटा है और मैंने उसके पास जाना है। मोइसेस एडला को वहीं पर छोड़कर वो गन लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम भी वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन उसे वो दोनों वहाँ पर नहीं मिलते और वो अब उस तरफ जाता है जहाँ पर एडला थी। लेकिन इससे पहले कि वो एडला तक पहुँच पाता उसे फ्लेयर गन की लाइट दिखाई देती है जिसे मोइसेस ने चलाया था क्योंकि वो जानता था कि सैम और उसका कुत्ता उस तक पहुँच जाएंगे। सैम कहता है कि उस लड़की को छोड़ो क्योंकि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी और उस जगह पर जाओ जहाँ पर वो आदमी है। सैम का डॉग ऐसे ही करता है और वो उस तरफ भागता है जहाँ पर मोइसेस होता है। मोइसेस पौधों में जाकर छुप जाता है। जैसे ही डॉग उसकी तरफ आता है वो उसे गन से शूट कर देता है जिससे वो डॉग जख्मी हो जाता है। मोइसेस वहाँ से चला जाता है। सैम वहाँ पर आकर देखता है कि उसका इतना करीबी डॉग अपनी आखिरी सांस से गिन रहा है। इसी वजह से सैम को उसे मारना पड़ता है। इस बात से सैम को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर सैम मोइसेस का पीछा करता है। वो देखता है कि वो पहाड़ों के ऊपर से जा रहा है और वो उस पर गोली चलाने लगता है। सैम एक बड़े से पत्थर पर चढ़ जाता है और वहीं पर मोइसेस भी छुपा हुआ था लेकिन सैम उसे नहीं देख पाता। जैसे ही मोइसेस को मौका मिलता है वो सैम को लेकर उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरकर दोनों इंजर्ड हो जाते हैं लेकिन सैम की हालत काफी खराब थी और उसकी गन भी उससे दूर होती है। लेकिन जब वो अपनी गन लेने जाता है तो मोइसेस पहले ही वो गन ले लेता है। मोइसेस उस पर उसी की बंदूक तान देता है। मोइसेस उसे कहता है कि तुमने मेरे सारे साथियों को जानवरों की तरह मार डाला। सैम उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर मोइसेस वहाँ से जाने लगता है उसे मारे बगैर। सैम उसके आगे हेल्प मांगता है लेकिन मोइसेस उसकी बात नहीं सुनता और अब वो जाता है एडला के पास। एडला की हालत भी काफी खराब होती है। मोइसेस उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, हम थोड़ी ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे। और वो एडला को अपने कंधे पर बिठा कर वहाँ से निकल पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद उसे गाड़ियों की रोशनी दिखाई देती है। फिर वो अपनी मंजिल मेन रोड तक पहुँच जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। डरो मत दोस्तों, मैं फिर से अपने भाइयों के साथ लौट आया हूँ। आज हम एक और क्लासिक हॉरर फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यह कोई आम एडवेंचर नहीं है, ये वो खतरनाक खेल है जिसे करने की हिम्मत बड़े बड़े लोग भी नहीं जुटा पाते। एक इंसान पहले अपने शरीर को 1000 फीट गहरे अंधेरे गुफा में उतारता है, फिर लगभग 20 किलोमीटर लंबी पानी के नीचे की सुरंग को पार करता है और आखिर में समुद्र तक पहुँचने की कोशिश करता है। अब तक कोई भी जीव इस जगह तक नहीं पहुँच पाया जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं आती, लेकिन एक अरबपति इंसान ने ठान लिया कि वो इंसानी हदों को पार करेगा। 34 दिन हो चुके हैं, टीम अब भी गुफा के अंदर फंसी हुई है और उन्हें समुद्र तक जाने वाला रास्ता नहीं मिला। अब उस अमीर आदमी का सब्र जवाब दे चुका है। वो बार बार काम तेज करने का दबाव डालता है लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी एक जिद किसी की जान ले लेगी। जंगल के बीचों बीच एक विशाल गुफा है जिसका नाम है ईसा अलारा। इसे दुनिया की सबसे बड़ी गुफाओं में गिना जाता है और लोग इसे गुफाओं की माँ भी कहते हैं। ऊपर से देखने पर ये सिर्फ एक गहरी अंधेरी खाई जैसी दिखती है, जैसे कोई अंतहीन अंधकार हो। इस जगह के बारे में सुनकर अमीर आदमी कार्ल एक्सपर्ट गोताखोर फ्रैंक की टीम को यहाँ लाता है ताकि इस रहस्यमयी जगह को खोजा जा सके। अब टीम जमीन के नीचे करीब 2 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है और उनके सामने सिर्फ एक आखिरी सुरंग बची है जिसे डेविल्स आई कहा जाता है। कार्ल के दबाव में आकर फ्रैंक जूडी को साथ लेकर दोबारा पानी में उतरता है। नीचे का पानी इतना शांत और नीला है कि वो किसी कब्र जैसा लगता है। वहाँ सिर्फ सांसों की आवाज गूंजती है। दोनों तय रास्ते पर चलते हुए जल्दी ही एक ट्रांजिट पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां वो नए उपकरण और ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं और फिर गहराई में उतर जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं रास्ता और तंग होता जाता है। आखिर में फ्रैंक को एहसास होता है कि यहाँ पानी का बहाव तेज है, जिसका मतलब है कि आगे जरूर कोई रास्ता है। वो अपने उपकरणों को हाथ से धकेलते हुए उस संकरी सुरंग में घुस जाते हैं। ये कदम बेहद खतरनाक था क्योंकि अगर वो फंस जाते तो बचने का कोई रास्ता नहीं था और जैसा डर था वही हुआ। जूडी का उपकरण पत्थरों में फंस जाता है। लंबे समय तक काम करने की वजह से वो पहले ही थका हुआ था। घबराहट में वो अपना संतुलन खो देता है और जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। किसी तरह दोनों उस सुरंग से बाहर निकल आते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं उनकी आंखें चमक उठती हैं। उनके सामने एक ऐसा पानी के नीचे का नजारा होता है जो किसी सपने जैसा लगता है। पानी इतना साफ जैसे कांच हो। ऐसा दृश्य शायद दुनिया में किसी ने पहले कभी नहीं देखा था और अब वो दोनों इस इतिहास के पहले गवाह बनने वाले थे। तभी फ्रैंक को ऊपर पानी की सतह दिखती है। इसका मतलब था कि ऊपर एक नई गुफा मौजूद है। दोनों के दिल में खुशी और उत्साह भर जाता है। जूडी कहता है कि पहले वापस जाकर आराम कर लेते हैं, फिर इस नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। फ्रैंक मान जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर जूडी की ऑक्सीजन पाइप पर पड़ती है।
जिसमें एक छोटी सी दरार होती है। वो उसे पकड़ने ही वाला होता है कि अचानक जूडी की हालत बिगड़ने लगती है। उसके मास्क में पानी घुसने लगता है और जो बैकअप ऑक्सीजन सिलेंडर उसने पहले फेंक दिया था वही अब उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। हालात बिगड़ते देख फ्रैंक अपना मास्क उतार देता है और दोनों बारी बारी से सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तरीका ज्यादा देर काम नहीं कर सकता था। जूडी भी समझ चुका था कि अब बचना मुश्किल है और वो मास्क को कसकर पकड़ लेता है, छोड़ने को तैयार नहीं होता। ये देखकर फ्रैंक एक बेहद कठिन फैसला लेता है और आखिरकार जूडी की जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। उसके साथ ही फ्रैंक को दोष नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता था कि जूडी की गलती के बाद उसका बचना नामुमकिन था। दूसरी तरफ कार्ल अपनी गर्लफ्रेंड और फ्रैंक के बेटे जोश के साथ नीचे पहुंचता है। स्क्रीन पर सब कुछ देखकर जोश गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि उसके पिता ने ही जूडी को मार दिया, लेकिन बाकी लोग समझाते हैं कि ये एक मजबूरी थी। अगर वो वहां से नहीं निकलते तो दोनों की मौत तय थी। कुछ देर बाद फ्रैंक जूडी की लाश को लेकर वापस आता है और उसे सम्मान के साथ रखता है। इसके बाद पहली बार पिता और बेटे के बीच खुलकर बात होती है। जोश अपने पिता के काम से हमेशा नाराज रहा है। उसे लगता है कि कोई भी इस ठंडी अंधेरी गुफा की परवाह नहीं करता। वो ये भी नहीं समझ पाता कि आखिर इन खतरनाक जगहों को खोजने का मतलब क्या है। धीरे धीरे ये नाराजगी उनकी जिंदगी के हर हिस्से में फैल गई थी। एक बार उसके जन्मदिन पर फ्रैंक ने उसे जंगली सुअर का दांत गिफ्ट किया था, जिसे उसने एक लैंप में बदल दिया था। फ्रैंक के लिए वो खास था, लेकिन जोश को वो बिल्कुल बेकार लगा। दोनों के बीच बहस चल ही रही होती है कि अचानक बाहर तेज तूफान शुरू हो जाता है। टीम बार बार संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। उधर फ्रैंक अपना काम खत्म करके बाहर निकलने का फैसला करता है। वो अपने साथी ल्यूक को कहता है कि वो जोश और बाकी लोगों को लेकर पहले निकल जाए, क्योंकि कार्ल खुद गुफा में डाइव करना चाहता है। इसलिए फ्रैंक उसके साथ रुक जाता है। ल्यूक जैसे ही आगे बढ़ता है उसे ऊपर से तेज पानी की आवाज सुनाई देती है। उसे खतरे का एहसास हो जाता है और वो तेजी से आगे बढ़ता है। ट्रांजिट एरिया में पहुंचकर सभी लोग निकलने लगते हैं, लेकिन जोश रुककर रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है। इस बार सिग्नल मिल जाता है और ऊपर से खबर मिलती है कि तूफान अब एक खतरनाक तूफान में बदल चुका है। जोश तुरंत फैसला करता है कि उसे वापस जाकर सबको बताना होगा, लेकिन तभी अचानक बाढ़ का पानी गुफा में घुसने लगता है। सभी लोग रस्सियों से बंधे होने की वजह से बच जाते हैं, लेकिन जोश समझ जाता है कि अगर उसने जल्दी खबर नहीं दी तो उसके पिता की मौत तय है। उधर फ्रैंक भी खतरे को महसूस कर लेता है। गुफा की दीवारों से पानी रिसने लगता है और कुछ ही सेकंड में बाहर से तेज पानी अंदर घुसने लगता है। वो तुरंत ऊपर चढ़ता है और बाहर निकलने की तैयारी करता है। तभी वो देखता है कि जोश और ल्यूक वापस आ चुके हैं। जोश उसे बताता है कि पूरी गुफा पानी से भरने वाली है। फ्रैंक बिना वक्त गंवाए सभी को निकलने का आदेश देता है। पहले रस्सियां बांधी जाती हैं, फिर कार्ल की गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को ऊपर चढ़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो खुद को संभाल ही नहीं पाती। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। उसी वक्त रस्सी को थामे हुए पत्थर अचानक ढीला पड़ गया। ल्यूक ने तुरंत अपने शरीर से उसे रोकने की कोशिश की। जोश की मदद से विक्टोरिया किसी तरह ऊपर चढ़ने में सफल हो जाती है, लेकिन बाढ़ अब और भी भयानक रूप ले चुकी थी। तेज बहाव में ल्यूक बेहोश हो जाता है। जोश तुरंत उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि उसका आधा शरीर सुरंग के अंदर खींच जाता है। अगर वो नहीं छोड़ता तो खुद भी मर सकता था। तभी फ्रैंक तेजी से आगे बढ़ता है और जोश को खींचकर बचा लेता है, लेकिन अब गुफा का मुख्य रास्ता बड़े पत्थरों से पूरी तरह बंद हो चुका था। यही उनका एकमात्र बाहर निकलने का रास्ता था। अब उनके पास सिर्फ एक उम्मीद बची थी, वो नई गुफा जिसे फ्रैंक ने पहले खोजा था। सभी लोग तुरंत वापस लौटते हैं और जो भी उपकरण बचा सकते हैं इकट्ठा करते हैं। फ्रैंक जूडी के पास जाता है और उसके शरीर से सूट उतारकर विक्टोरिया को देने की कोशिश करता है, क्योंकि ठंडे पानी में बिना सूट के जाना सीधा मौत को बुलाना है। लेकिन विक्टोरिया साफ मना कर देती है। वो एक मरे हुए इंसान के कपड़े पहनना नहीं चाहती। फ्रैंक उसे मजबूर नहीं करता। वो जानता है हर इंसान अपनी किस्मत खुद चुनता है। इसी दौरान जोश को ल्यूक बेहोश हालत में मिलता है। फ्रैंक जांच करता है और समझ जाता है कि उसकी कई हड्डियां टूट चुकी हैं। वो अब बच नहीं सकता। जिंदा रहना उसके लिए अब सिर्फ दर्द है। फ्रैंक अपने साथियों को जोश को लेकर आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका बेटा आगे होने वाली चीजें देखे। फ्रैंक समझ चुका था ये हत्या नहीं बल्कि मुक्ति है। ऐसे एडवेंचर करने वाले लोग पहले से जानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, और वो मौत से नहीं डरते बल्कि इस बात से डरते हैं कि उनकी वजह से दूसरों की जान खतरे में पड़े। ल्यूक की आंखों में वो दर्द और विनती साफ दिख रही थी और फ्रैंक ने उसकी इच्छा का सम्मान किया। इसके बाद सभी लोग तैयार होकर आगे बढ़ते हैं। फ्रैंक उन्हें निर्देश देता है कि वे पास पास रहें और विक्टोरिया को पीछे रहने के लिए कहता है। ये फैसला सुनने में भले ही कठोर लगे, लेकिन यही सही था। यहाँ तक कि कार्ल भी इस फैसले से सहमत हो जाता है। कुछ ही देर में वे एक संकरी सुरंग तक पहुँचते हैं। एक एक करके सभी लोग पार हो जाते हैं, लेकिन जब विक्टोरिया की बारी आती है
तो उसका उपकरण पत्थरों में फंस जाता है। वो कमजोर पड़ चुका था, उसे हिलाने की ताकत नहीं बची थी। घबराहट में उसकी ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगती है। फ्रैंक उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है कि अचानक विक्टोरिया खुद ही बाहर निकल आता है। उसका सामान भी सही सलामत होता है, लेकिन ठंडे पानी की वजह से उसका शरीर जवाब देने लगा था। थोड़ी दूरी पर एक नई गुफा दिखाई देती है। कार्ल सबसे पहले पानी से बाहर निकलता है और उस विशाल जगह को देखकर हैरान रह जाता है। बाकी लोग भी बाहर आते हैं और तुरंत विक्टोरिया को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। उसके कपड़े उतारकर उसे थर्मल कंबल में लपेटते हैं और कार्ल उसे पकड़कर गर्मी देने की कोशिश करता है। तभी फ्रैंक को जॉर्ज की खांसी सुनाई देती है। पहले उसे लगता है कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है कि मामला गंभीर है। वो पानी का स्तर नापने के लिए चाकू को जमीन में गाड़ देता है। कुछ ही देर में विक्टोरिया की हालत सुधरने लगती है, लेकिन जॉर्ज की हालत बिगड़ती जाती है। उसके मुंह से खून आने लगता है। फ्रैंक समझ जाता है कि अब समय नहीं है। वो तुरंत सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। जॉर्ज लड़खड़ाते हुए चलता है, लेकिन दिखावा करता है कि वो ठीक है, जबकि उसे पता होता है कि उसे डिकम्प्रेशन बीमारी हो गई है और अब वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। वो बाकी लोगों को समझाता है कि फ्रैंक ऐसा इंसान नहीं है जो किसी की परवाह न करे। कुछ साल पहले उसने किसी को बचाने के लिए 20 किलोमीटर पैदल चलकर मदद लाई थी। इतना कहकर वो चुपचाप रुक जाता है और दूसरों को आगे जाने देता है। थोड़ी देर बाद वो खून खांसता है और जब फ्रैंक देखता है कि जॉर्ज उनके साथ नहीं है तो उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो जाता है। वो तुरंत उसे ढूंढने वापस जाता है। उन्हें सिर्फ उसका सामान मिलता है, लेकिन जॉर्ज कहीं नहीं होता। असल में जॉर्ज खुद ही एक कोने में छिप गया था। दीवार पर उसने एक निशान बना दिया था, ये दिखाने के लिए कि वो यहाँ तक पहुँचा था। वो जानता था कि अब उसका अंत करीब है और वो अपने साथियों पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने अकेले मरने का फैसला किया। फ्रैंक के लिए ये सब आसान नहीं था, लेकिन एक लीडर होने के नाते वो अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकता था। अगर वो टूट जाता तो बाकी सभी की जान खतरे में पड़ जाती। दर्द को दिल में दबाकर सभी लोग आगे बढ़ते हैं और गुफा के आखिर तक पहुंचते हैं। वहाँ एक गहरा गड्ढा होता है जिसमें पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा होता है और सामने एक और रास्ता दिखाई देता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें किसी तरह दूसरी तरफ जाना होगा। फ्रैंक एक रस्सी का पुल बनाने का फैसला करता है। जॉर्ज, जो अब उनके साथ नहीं था, पहले इस काम में माहिर था, लेकिन अब ये जिम्मेदारी बाकी लोगों को निभानी थी। किसी तरह वे रस्सी बांधते हैं और एक एक करके पार करने लगते हैं। जब विक्टोरिया की बारी आती है तो अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो बीच में लटक जाती है। रस्सी उसके बालों में उलझ जाती है। वो दर्द से चिल्लाने लगती है। वो हेलमेट उतारने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फ्रैंक उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके सिर की खाल का हिस्सा उखड़ जाता है। दर्द से तड़पते हुए वो चाकू निकालती है अपने बाल काटने के लिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद वही थी। उसने शुरुआत से ही गलत फैसले लिए थे। अगर वो फ्रैंक की बात मानती तो शायद बच सकती थी, लेकिन कार्ल गुस्से में आकर सारा दोष फ्रैंक पर डाल देता है। वो उसे निर्दयी और बेरहम कहता है। जोश भी अपने पिता को समझ नहीं पाता। कैसे वो इतने शांत रह सकते हैं जब उनके साथी एक एक करके मर रहे हैं। फ्रैंक कोई सफाई नहीं देता, क्योंकि उसका काम बहस करना नहीं बल्कि टीम को जिंदा बाहर निकालना है। थोड़ी देर आराम करने के बाद अब सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं। वे आगे बढ़ते हैं और एक पानी से भरी जगह तक पहुंचते हैं। विक्टोरिया के गिरने से उनका ज्यादातर सामान खो चुका होता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही डाइविंग सेट बचा था। फ्रैंक फैसला करता है कि वो खुद पानी में जाकर रास्ता ढूंढेगा और अगर बाहर निकलने का रास्ता मिला तो वो बारी बारी से बाकी दोनों को लेकर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो तैयारी करता है, कार्ल अचानक उसका उपकरण छीन लेता है और खुद ही पानी में कूद जाता है। फ्रैंक समझ जाता है कि अगर कार्ल चला गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। वो तुरंत उसके पीछे कूदता है और उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। आखिरकार मजबूर होकर उसे कार्ल को छोड़ना पड़ता है और अब उसके पास सांस लेने का कोई जरिया भी नहीं बचा। अब तक हमेशा मजबूत रहने वाला फ्रैंक भी इस पल टूट सा गया था, जैसे उसने अपने अंत को स्वीकार कर लिया हो। लेकिन जोश हार मानने वालों में से नहीं था। उसे एक जगह चमगादड़ों की बीट दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि यहाँ कहीं न कहीं हवा का रास्ता जरूर है। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। दोनों तुरंत उस संकरे रास्ते में घुस जाते हैं। सुरंग बेहद तंग और सीधी ऊपर की तरफ जा रही होती है। उन्हें अपने हाथ पैरों के सहारे धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है। इस मुश्किल सफर के दौरान पिता और बेटे के बीच की दूरी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वो अपनी माँ की पसंदीदा कविता गुनगुनाने लगते हैं, दर्द के बीच भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए। जैसे ही वे ऊपर पहुंचने वाले होते हैं, फ्रैंक अपने कंधे पर जोश को उठाकर बाहर निकालता है। इसी दौरान दोनों के रिश्ते में एक नई गर्माहट आ जाती है। सच तो ये था कि जोश ने कभी अपने पिता से नफरत नहीं की। जब उसे तूफान के बारे में पता चला तब भी उसने खुद की जान जोखिम में डालकर वापस जाकर उन्हें बचाने का फैसला किया। वो अपने पिता के दिए उस दांत वाले लॉकेट को भी हमेशा पहनकर रखता था, भले ही उसे वो
पसंद नहीं था। असल में वो सिर्फ अपने पिता को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब इस मौत के मुंह में खड़े होकर उसे सब समझ आने लगा था। थोड़ा आराम करने के बाद दोनों फिर आगे बढ़ते हैं। तभी फ्रैंक के हेलमेट की लाइट बंद हो जाती है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है, लेकिन तभी दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है और वे उसी दिशा में बढ़ते हैं। सामने एक विशाल गड्ढा होता है, लेकिन वहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन लगता है। तभी उनकी नजर एक टूटी हुई उभयचर गाड़ी टैंक जैसी पर पड़ती है। इसका मतलब था कि समुद्र अब ज्यादा दूर नहीं है। रात होने तक वे वहीं रुकते हैं और उस गाड़ी के बचे हुए ईंधन से एक छोटी सी लैंप बना लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही दूर उन्हें एक नदी मिलती है और उसके किनारे कार्ल द्वारा लिया गया ऑक्सीजन उपकरण पड़ा होता है। तभी कार्ल सामने आता है। वो बताता है कि उसे रास्ता मिल गया था, लेकिन ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से वो वापस नहीं जा सका। लेकिन फ्रैंक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो आगे बढ़ता है और जल्द ही उन्हें विक्टोरिया की लाश मिलती है। फ्रैंक बिना वक्त गंवाए उसका ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेता है, क्योंकि अब जिंदा रहना ही सबसे बड़ा मकसद था। आगे बढ़ते हुए वे एक पानी से भरे इलाके तक पहुंचते हैं। जोश पानी के नीचे जाकर एक संकरी सुरंग ढूंढ लेता है। अब उनके पास बस इतना ऑक्सीजन था कि वे बारी बारी से सांस लेते हुए उस रास्ते को पार कर सकें। तभी अचानक कार्ल पीछे से हमला करता है। अपने पिता को खतरे में देखकर जोश का गुस्सा फूट पड़ता है। वो लैंप उठाकर कार्ल पर फेंकता है और फिर उसे पकड़कर पानी में डुबो देता है। गुस्से में वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में खुद को रोक लेता है। जैसे ही वो फ्रैंक के पास लौटता है, उसकी नजर पड़ती है। फ्रैंक की पीठ एक नुकीले पत्थर से बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। वो अब बच नहीं सकता था। कार्ल फिर से उसे भड़काने की कोशिश करता है। कहता है कि फ्रैंक की वजह से ही सब मरे हैं, लेकिन इस बार जोश अपने पिता के साथ खड़ा रहता है। वो साफ कह देता है, हम आज जिंदा हैं तो सिर्फ इनकी वजह से। कार्ल चुप हो जाता है। उसे अपने किए का एहसास हो चुका था। वो बिना कुछ कहे पानी में कूद जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कार्ल के जाने के बाद फ्रैंक जोश से कहता है कि उसे पानी में छोड़ दे। ये उसका इस दुनिया से आखिरी विदा लेने का तरीका था। उसे पता था कि अब वो नहीं बचेगा और वो अपने बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहता था। इस पल जोश पहली बार अपने पिता के दर्द को समझ पाता है। किसी अपने को अपने हाथों से खो देना खुद मरने से भी ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन जिंदगी ऐसी ही होती है। हम अक्सर सच तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। फ्रैंक धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें लेता है और उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। जोश अपने पिता को पानी में छोड़ देता है और एक आखिरी बार उन्हें गले लगाकर उनके माथे को चूमता है। अब वो बिल्कुल अकेला था, लेकिन जिंदा रहने की उम्मीद अभी भी बाकी थी। वो आगे बढ़ता है और रास्ते में कार्ल की लाश को देखता है, लेकिन बिना रुके आगे निकल जाता है। तभी उसका दिया हुआ दांत वाला लॉकेट हल्की रोशनी देने लगता है। जो कभी उसे बेकार लगता था, वही अब उसकी जिंदगी बचाने वाला बन चुका था। लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेना चाहती थी। उसका ऑक्सीजन भी खत्म होने लगता है। वो चट्टानों से निकलते छोटे छोटे हवा के बुलबुलों से किसी तरह सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। आखिरकार वो बेहोश हो जाता है। उसी धुंधलेपन में उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। वही जानी पहचानी आवाज उसे झकझोर देती है। वो अचानक होश में आता है और ऊपर की तरफ देखता है और फिर उसकी आंखों के सामने पहली बार तेज सूरज की रोशनी चमक उठती है। वो आखिरकार बाहर आ चुका था। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। असल जिंदगी में लोग अक्सर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को बेवजह का खतरा समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन लोगों से ज्यादा कोई भी जिंदगी और प्रकृति की कदर नहीं करता। हर खतरनाक कदम के पीछे सटीक प्लानिंग, टीम वर्क और हिम्मत होती है। ऐसे हालात में इंसान अपनी असली ताकत को पहचानता है, डर के बीच भी शांत रहना सीखता है और निराशा में भी उम्मीद ढूंढना सीखता है। यही इस सफर का असली मतलब है, जिंदगी को समझना, उसे महसूस करना और उसकी असली कीमत जानना। आधी रात को जब औरत उठी तो उसने देखा कि सड़क के उस पार वाली बिल्डिंग से कोई उसे ध्यान से देख रहा है। पहले तो उसे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन अगली रात उसने देखा कि वही आदमी उसे फिर से घूर रहा है। औरत डर गई, क्योंकि कुछ दिन पहले अपने पति के साथ घूमते हुए उसने सड़क के उस पार वाली बिल्डिंग में एक मर्डर देखा था। ये एक महीने में चौथा शिकार था। कहा जाता है कि कातिल खास तौर पर जवान लड़कियों को टारगेट करता था, यहाँ तक कि उनका सिर भी काट देता था। क्या यह आदमी कातिल हो सकता है? अगले दिन औरत सड़क पर अकेली चल रही थी, लेकिन उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तेजी से मुड़ी तो पाया कि वह बस कोई गुजर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रही थी। अपना डर शांत करने के लिए औरत मूवी थिएटर चली गई। अजीब बात है, आसपास कई खाली सीटें होने के बावजूद एक आदमी उसके पीछे बैठ गया। औरत ने अपनी सांस रोक ली, धीरे धीरे अपना सिर घुमाया तो उसे भूरे रंग के लेदर के जूते दिखे। तभी वह आदमी रुक गया और उसके करीब आ गया। औरत डर गई और जल्दी से उठकर मूवी थिएटर से भाग गई। अभी भी हिली हुई वह एक सुपरमार्केट गई, लेकिन जल्द ही एक जानी पहचानी शक्ल फिर से दिखाई दी। औरत ने नीचे देखा और देखा वे भूरे लेदर के जूते फिर से, और ऊपर देखा तो वह आदमी सीधे उसे देख रहा था। डर कर वह जल्दी से मुड़ी और सुपरमार्केट के पिछले दरवाजे से भाग गई। घर वापस आकर उसने अपने पति को बताया कि क्या हुआ था, लेकिन उसने इसे सीरियसली नहीं लिया, बस कुछ काम चलाऊ बातें कहीं और। फिर उसके साथ एक मूली खींचने की कोशिश की, लेकिन औरत का ऐसा कोई मूड नहीं था।
उसने अपने पति को मना कर दिया, जिसने कहा कि उसे पैरानोइया हो रहा है क्योंकि उसे नए माहौल की आदत नहीं थी। पता चला कि औरत कुछ दिन पहले ही अपने पति के साथ अपने देश आई थी। यहाँ वह न केवल भाषा नहीं बोल सकती थी बल्कि उसके कोई दोस्त भी नहीं थे, इसलिए वह केवल अपने पति पर भरोसा कर सकती थी। इसलिए औरत अपने पति को घसीटकर सुपरमार्केट ले गई और सुपरमार्केट के सिक्योरिटी कैमरे से उन्हें पता चला कि वह आदमी सच में उसे घूर रहा था। उन्होंने कैमरे के सामने एक फोटो ली और अगले कुछ समय तक औरत लगातार बहुत ज्यादा टेंशन में रही। उसकी पर्दे खोलने की हिम्मत नहीं हुई और घर से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं हुई। अगला दिन पलक झपकते ही आ गया। औरत ने हमेशा की तरह अपने पति को काम पर जाते देखा, फिर जल्दी से दीवार के पास बैठ गई। पर्दे में एक छोटी सी जगह से सड़क के उस पार बिल्डिंग से चुपचाप निकलने वालों पर नजर रखने लगी, इस उम्मीद में कि पीछा करने वाले का कोई पता चल जाए। लेकिन पलक झपकाने की हिम्मत न करने के बावजूद उसे पूरे दिन कुछ नहीं मिला और औरत को फिर से खुद पर बहुत शक होने लगा। जैसे जैसे अंधेरा धीरे धीरे छा रहा था, औरत बस बेबस होकर अंधेरी खिड़की को देख रही थी कि अचानक एक तेज दस्तक ने कमरे का सन्नाटा तोड़ दिया। औरत का दिल जोर से धड़क उठा। वह जल्दी से दबे पांव दरवाजे तक गई। झांकने के छेद से देखने के बाद उसे खोलने की हिम्मत की। वह नीचे रहने वाली उसकी पड़ोसी थी, एक बुजुर्ग औरत। हालांकि बुढ़िया ने अजीब तरह से इशारे किए जैसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन बुढ़िया उसकी बोली समझ नहीं पाई और काफी बेबस महसूस कर रही थी। खुशकिस्मती से पड़ोसी ने मदद की। औरत को बताया कि बुढ़िया अपनी बिल्ली ढूंढ रही है और उनके लिए ट्रांसलेट कर रही है। फिर बुढ़िया चली गई। उसे सब कुछ अच्छी तरह समझ आ गया। ये देखकर कि उसकी पड़ोसी लगभग उसी उम्र की थी, औरत को तुरंत एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। पड़ोसी भी बहुत मेहमान नवाज थी। उसने उसे प्यार से अपने घर ड्रिंक के लिए बुलाया। दोनों औरतें जल्दी ही अच्छी दोस्त बन गईं। पड़ोसी ने औरत को बताया कि यह इलाका ज्यादा सेफ नहीं है, इसीलिए वह सेल्फ डिफेंस के लिए घर पर एक हैंडगन रखती है। औरत तुरंत मान गई और कहा कि उसने यह खुद महसूस किया है। उन्होंने आराम से बातें की और हंसे, जिससे औरत को और भी यकीन हो गया कि उसे इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए घर लौटने के बाद औरत ने हिम्मत जुटाई और पर्दे खोले। सच में वह आदमी अभी भी वहीं खड़ा था। ये देखकर कि उसके सामने वाला आदमी हिला भी नहीं, औरत ने तुरंत राहत की सांस ली। वह तो बस खुद को डरा रही थी, लेकिन जैसे ही उसे बहुत अजीब लगा, उस डरावनी परछाई ने अचानक जवाब दिया। जब उसका पति काम से घर आया तो औरत डरी हुई थी और बोल नहीं पा रही थी। लेकिन जब वह देखने के लिए खिड़की पर गया तो घर पूरी तरह से अंधेरा था। अपनी पत्नी की जिद से परेशान होकर उसने आखिरकार पुलिस को फोन किया। औरत ने जल्दी से अपनी परेशानी डिटेल में बताई, यहाँ तक कि पुलिस को सिक्योरिटी कैमरे से फोटो भी दी। उसकी कंप्लेंट मिलने पर पुलिस ने तुरंत दूसरे घर में इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। परेशान पति भी पीछे पीछे चला गया। औरत को घर पर अकेला छोड़कर खबर का इंतजार करने लगा। कुछ देर की बेचैनी भरी उम्मीद के बाद पति आखिरकार घर लौट आया। मेरी बात सुनो, उसने कहा, भले ही वह वहीं हो, वह बगल में रहता है। मैं इतना पागल नहीं होऊंगा कि यह मानूं कि वह उसी दुकान से शॉपिंग करेगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? उसने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया, मुझे लगता है कि तुम बस घबराई हुई हो। रुको। ये कंफर्म करने के बाद भी कि उसका पीछा करने वाला आदमी सच में सड़क के उस पार वाला आदमी था, पति को अपनी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। औरत निराश और बेबस दोनों थी, लेकिन वह चुपचाप सब कुछ सह सकती थी। तब से जब भी उसका पति घर पर नहीं होता तो वह खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस कराने के लिए दरवाजे पर एक कुर्सी कस कर लगा लेती थी। फिर भी उसे बुरे सपने आते रहे जिसमें वह डरावना आदमी अचानक उस पर हमला कर देता, जिससे वह मानसिक रूप से टूटने की कगार पर पहुंच जाती। पड़ोस से अजीब आवाजें सुनकर औरत को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे चिंता हुई कि कहीं वह आदमी उसके पड़ोसी को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उसने जल्दी से बिल्डिंग मैनेजर को फोन किया। देखने वालों से घिरी हुई उसने उत्साह से अपने पड़ोसी से दरवाजा खोलने के लिए कहा तो अंदर सब कुछ नॉर्मल था, सिवाय इसके कि नीचे रहने वाली बुजुर्ग औरत की बिल्ली ने गलती से एक लैंप गिरा दिया था। इस घटना के बाद रहने वाले उसकी पत्नी के अजीब व्यवहार के बारे में शिकायत करने लगे। हालांकि औरत ने यह सब देखा, लेकिन इससे उसका शक कम नहीं हुआ। उसका पड़ोसी बिना किसी निशान के ऐसे ही गायब नहीं हो सकता था। फिर कई जोरदार दरवाजों ने उसका ध्यान फिर से खींचा। ये उसके पड़ोसी का बॉयफ्रेंड था जो उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था और उससे मिलने आया था। अजीब बात है, उसके कमरे में पड़ोसी का फोन बज रहा था, लेकिन खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला। इस समय औरत के मन में एक बार फिर शक की गहरी भावना उमड़ पड़ी। उस आदमी के साथ औरत घबराई हुई उस अजीब घर के पास गई। आदमी ने कितनी भी जोर से चिल्लाया और खटखटाया, किसी ने जवाब नहीं दिया। यह देखकर वह आदमी बिना मन के चला गया। हालांकि औरत के मन में एक गहरा शक था, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और उस डरावने दरवाजे पर फिर से दस्तक दी। अंदर एक बुजुर्ग आदमी को देखकर औरत ने तुरंत अपना शक दूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ कल्पना की थी। उसने जल्दी से और शर्माते हुए बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन अचानक वह अजीब आदमी उसके सामने फिर से आ गया। शाम हो गई और औरत अभी भी जो हुआ उससे हिली हुई थी जब पुलिस ने अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक दी। ये डेनियल बेबोल था जो उस औरत को घर सौंप रहा था। आज डेनियल बेबोल ने हमसे ब्राजील में रहने वाले एक पड़ोसी के बारे में शिकायत की थी। बोलने के बाद उस अजीब आदमी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया।
हालांकि औरत जानती थी कि यह सरासर झूठा इल्जाम है, लेकिन वह सिर्फ साथ देने का दिखावा कर सकती थी। लेकिन उसके हाथ पर गहरे निशान उसे लगातार याद दिला रहे थे कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अपनी पत्नी की उदास हालत देखकर उस आदमी ने जल्दी से उसे अपना फोन दिया। पता चला कि उस बदनाम सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वही वह गवाह था जिसने उस रात बॉडी देखी थी। अब सारे सबूत उसके सामने रखे गए थे, लेकिन औरत को फिर भी चैन नहीं मिला। अपनी पत्नी को यह भयानक घटना भुलाने में मदद करने के लिए वह आदमी उसे अपनी कंपनी की पार्टी में भी ले गया। अचानक उनकी आम बातचीत के दौरान एक कलीग ने अनजाने में औरत को चिढ़ाया कि वह गलती से अपने पड़ोसी को कातिल समझ रही है। उसके पति ने न सिर्फ उस पर यकीन नहीं किया, बल्कि उसने दूसरों को भी मजाक में यह बात बताई। औरत को बहुत बेइज्जती महसूस हुई और वह गुस्से में मुड़कर बाहर चली गई। अपने पति की बातें सुनकर औरत तुरंत फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उनके बीच बिना शर्त भरोसा खत्म हो गया था, इसलिए उसे और रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। औरत गुस्से में वहां से चली गई और अकेले सबवे स्टेशन चली गई। चढ़ने के बाद उसने सामने वाली बिल्डिंग के आदमी को देखा। वह अगले स्टॉप पर उतरने के लिए तैयार हुई, लेकिन सबवे में कुछ देर के लिए खराबी आ गई और वह रुक गई। वह आदमी उसके पास आया और उसके सामने बैठ गया। वह डर गई, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उससे पूछा कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा था। उस आदमी ने कहा कि वह अपना ज्यादातर समय अपने बीमार पिता की देखभाल में बिताता है। उसने कहा कि जब वह बोर होता था तो सड़क के उस पार देखता था, जब तक कि वह औरत उसे नमस्ते करती हुई नहीं देख लेती। हालांकि बाद में उसे पता चला कि उसने न सिर्फ इन्वेस्टिगेटर को फोन किया था, बल्कि उसका पीछा भी किया था और उसके पिता को धमकाया भी था। उसने कहा कि अब उसे सच में माफी की जरूरत है। आदमी के प्लास्टिक बैग को देखकर औरत को लगा कि उसमें वही सामान है जो उसने न्यूज रिपोर्ट में देखा था, और वह और भी डर गई। उसने जल्दी से माफी मांगी। इसी समय सबवे फिर से चलने लगा। औरत डरी हुई जल्दी से उतर गई और अपना बैग पैक करने और जाने के लिए घर भागी। बगल में म्यूजिक सुनकर उसने सोचा कि यह उसकी पड़ोसी महिला लौट रही है। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर गई तो देखा कि उसके पड़ोसी को पहले ही बुला लिया गया था और उसका सिर ढक दिया गया था। जागने पर आदमी ने औरत से चुप रहने को कहा। तभी पति वापस आ गया। औरत ने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन वह अब बोल नहीं पा रहा था। वह जमीन पर रेंगने की कोशिश कर रही थी, अपने पड़ोसी के दराज में रखी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आधे रास्ते में ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई। आदमी भी उसकी नकल करते हुए लेट गया। वे कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। औरत रो रही थी। आदमी उठा और उसने देखा कि सड़क के उस पार एक छोटी लड़की उसे देख रही है। वह बाहर जाकर हालात से निपटने के लिए तैयार हो गया। फिर पति ने औरत को फोन किया, लेकिन उसे बगल वाले दरवाजे से अपनी पत्नी का फोन बजता हुआ सुनाई दिया। वह बाहर गया और देखा कि आदमी बाहर आ रहा है। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर पति उसके पास जाने के लिए तैयार हो गया। औरत हिम्मत करके खड़ी हो गई। पति को तब तक पूरी तरह समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है जब तक उसकी पत्नी बाहर नहीं आ गई। वह आदमी 3 दिन और 3 रात रेगिस्तान में फंसा रहा। जैसे ही वह निराश होने वाला था, उसे अचानक एक खाई के नीचे एक घर दिखा। वह जल्दी से पानी लेने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरा, लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसने नर्क के दरवाजे खोल दिए थे। घर के अंदर एक औरत खाना बना रही थी। आदमी ने उससे कहा कि वह रेगिस्तान में खो गया है और रेस्क्यू से संपर्क करने के लिए उसका फोन उधार लेना चाहता है। औरत ने कहा कि उसके पास फोन नहीं है, लेकिन उसने अभी अभी खाना बनाया है, और कहा कि अगर उसे भूख लगी हो तो वह उसके साथ बैठकर खा सकता है। लेकिन जैसे ही उसने खाना मुंह तक पहुंचाया, वह आदमी रुक गया, क्योंकि उसे लगा कि उसमें कुछ गड़बड़ है। आखिर में उसने खुद को शांत करने के लिए बस थोड़ा पानी पिया, क्योंकि देर हो चुकी थी। उसने रात वहीं सोने और सुबह होने पर निकलने का फैसला किया। लेकिन अगले दिन वह आदमी जो अभी अभी चट्टान के किनारे पहुंचा था, हैरान रह गया। वहां पहुंचने के लिए जिस सीढ़ी का उसने इस्तेमाल किया था, उसका एक हिस्सा किसी अजीब तरह से गायब था और उसे वह कहीं नहीं मिला। उसने जल्दी से उस औरत से पूछा कि सीढ़ी कहाँ है, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसे भी नहीं पता। शायद कोई इसे कुछ समय के लिए ले गया हो और यह कल या परसों वापस आ सकती है। ये सुनकर उस आदमी के मन में एक अजीब ख्याल आया। उसने सीढ़ी की तरफ देखा, यह सोचकर कि वह रेगिस्तान में एक एडवेंचर के लिए आया है और मुश्किल के पहले संकेत पर हार नहीं मान सकता। इसलिए उसने नंगे हाथों से उस पर चढ़ने का फैसला किया। लेकिन रास्ता चिकना था, चट्टान पर पैर रखने की कोई जगह नहीं थी और वह आदमी कुछ ही कदम चलने के बाद रुक गया। उसने दूर से चिल्लाया, इस उम्मीद में कि कोई उसे सुन लेगा, लेकिन घाटी में सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंज रही थी। थककर उसने रुकने और सीढ़ी के वापस आने का इंतजार करने का फैसला किया। उसे औरत के घमंडी चेहरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। 7 दिन बीत गए और वह आदमी जो लगातार परेशान होता जा रहा था, अपने टूल बॉक्स में एक हथौड़ा ढूंढा, अपना सामान पैक किया और फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हुआ। हर वार से पैर रखने की जगह बनती थी और वह धीरे धीरे आधे रास्ते तक चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह कामयाब होने वाला था, ऊपर से किसी ने अचानक एक मुर्गी गिरा दी। डरा हुआ आदमी चट्टान से गिर गया और 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर मुश्किल से खड़ा हो पाया। उसके पैर में चोट लगने की वजह से चलना बहुत मुश्किल हो गया था। 100 मीटर की चट्टान पर चढ़ना तो दूर की बात है,
जैसे ही वह निराश हो रहा था, अचानक दो बच्चे चट्टान पर आ गए। वह आदमी जल्दी से उनके पास गया और उनसे मदद की गुहार लगाई। कहा कि वह फंस गया है और बाहर नहीं निकल सकता, और उम्मीद की कि वे पुलिस को बुला सकते हैं। लड़के ने कहा कि उसके पास एक रस्सी की पुली है जो उसे ऊपर खींच सकती है, लेकिन उसे इसे लेने के लिए घर आने तक इंतजार करना होगा। आदमी ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। कहा कि वह इंतजार करने को तैयार है, चाहे कितना भी समय लगे। कई घंटे बाद एक रस्सी सच में नीचे गिराई गई। लड़के ने आदमी को याद दिलाया कि वह खुद को बांध ले ताकि वे उसे ऊपर खींच सकें। जैसे जैसे चढ़ाई जारी रही, आदमी घर की तरफ देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सका, जबकि औरत अंदर से शांति से उसे देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे नतीजे का अंदाजा हो गया था। सच में 10 मीटर से भी कम ऊपर मुसीबत आ गई। ऊपर वालों ने अचानक हाथ छोड़ दिया, जिससे वह आदमी लगभग नीचे गिर गया। उसने घबराकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह आसानी से भागने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था और उसने जोर लगाकर वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह जल्दी ही थक गया और फिसल गया, और रेगिस्तान की तेज गर्मी की वजह से वह हवा में बेहोश होकर लटक गया। उसकी नींद सिर्फ पानी की बूंदों की बौछार से खुली, लेकिन बारिश के बजाय उसे ऊपर से हंसी सुनाई दी। पता चला कि पानी की बूंदें शरारती बच्चों के ग्रुप की थीं, जिन्हें लंबे समय से दूसरों का मनोरंजन करने में मजा आता था। सबसे बड़ा 18 साल से ज्यादा का नहीं था और सबसे छोटा 12 साल से भी कम का था। उनमें से दो ने रस्सी खींची, जिससे वह झूला बन गया। हालांकि औरत ने उन्हें रोक दिया, लेकिन आदमी बेहोश हो गया। जब वह फिर से उठा तो उसने खुद को वापस केबिन में पाया। आदमी औरत को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए लंगड़ाते हुए दरवाजे से बाहर चला गया। औरत मजबूत और मजबूत बेबस लग रही थी। आदमी कुछ ही कदम चलने के बाद जमीन पर गिर गया। वह उसके पीछे बाहर गई और पूछा कि बच्चे कौन हैं और वह उन्हें क्यों रोक सकती है। औरत ने कहा कि वे रेगिस्तान में बेघर बच्चे थे और जब वे बोर होते थे तो ऐसी बातें होती थीं। उसने बताया कि उसने बस उनका ध्यान खींचने के लिए लोकल भाषा का इस्तेमाल किया था और वह आदमी अब वहीं का हो गया था। उसने उससे कहा कि वह अपने लिए चीजें मुश्किल न बनाए। जैसे जैसे समय बीता, उस आदमी ने मुश्किलें छोड़ दी। उस शाम डिनर पर औरत ने देखा कि आदमी के कपड़े फटे हुए थे। उसने अलमारी से उसके कई कपड़े निकाले और बिना यह देखे कि वे फिट हो रहे हैं या नहीं, उसे पहना दिए। ऐसा लग रहा था कि आदमी ने वहां की जिंदगी में खुद को ढाल लिया था। उसने खुली जगह में सब्जियां भी उगाना शुरू कर दिया था। तभी ऊपर से एक लड़का उनके लिए सामान लाया, जिसमें बियर और 2 बूढ़ी मुर्गियां थीं। औरत ने आदमी के शरीर को पोषण देने के लिए एक को मार डाला और दूसरी को पिंजरे और खाने के थैले में डाल दिया। उस रात उस आदमी ने बियर की कई बोतलें पी लीं। शायद शराब की वजह से दोनों ने एक ऐसा काम किया जिसे बताया नहीं जा सकता। कुछ समय बाद आदमी ने जो सब्जियां लगाई थीं वे उगने लगी। सामान लाने वाला लड़का काफी दिलचस्पी ले रहा था और उस आदमी ने सब्र से समझाया और भविष्य में उसे और भी चीजें सिखाने की पेशकश की। लड़के ने वादा किया कि अगली बार वह उसे उसकी पसंदीदा कोला लाएगा। केबिन में वापस आकर औरत ने आदमी को बताया कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। आदमी हैरान रह गया। अगले दिन कौओं के झुंड ने उसका हौसला तोड़ दिया। इस दोहरे झटके से आदमी का हौसला टूट गया, लेकिन जिंदगी तो चलनी ही थी। वह लगातार खुद को आगे बढ़ाता रहा और उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो गईं। तभी सप्लाई देने वाले लड़के को औरत मिली। उसने कहा कि उसे उसकी कोला नहीं मिली है और पूछा कि क्या वह अब भी उसे कुछ देगी। आदमी ने कहा कि वह उसे बहुत सी चीजें दे सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा करना मुश्किल है। उसने लड़के से पूछा कि क्या उसने जाने के बारे में सोचा है और लड़के ने कहा कि वह नहीं जा सकता। उनकी बातचीत के दौरान आदमी को पता चला कि लड़का 12 साल का है और उसका नाम पेस है। आदमी ने कहा कि औरत प्रेग्नेंट है और उम्मीद है कि लड़का मदद कर सकता है। उसने वादा किया कि वह नहीं जाएगा। आदमी ने कहा कि जब वह बाहर जाएगा तो वह औरत को अपने साथ ले जा सकता है और वे एक खुशहाल परिवार बन सकते हैं। अचानक एक लंबे बालों वाला लड़का आया जिसने उनके प्लान में रुकावट डाली। उसे लगा कि उसने कुछ सुना है और प्लेन लड़के को ले गया। निक ने अपनी सारी उम्मीदें टोपी वाले लड़के पर लगा दी। उस रात उसने औरत को बाहर की चमकदार दुनिया के बारे में बताया और उसे ले जाने का वादा किया। निक का उदास ब्यौरा सुनने के बाद औरत बाहर की जिंदगी के बारे में सोचने लगी, लेकिन अगली सुबह उन्हें एक डरावना मंजर दिखा। टोपी वाला लड़का हाथ पैर बंधा हुआ था, हवा में लटका हुआ था। औरत निराशा में चिल्लाई क्योंकि भाई भतीजावाद से वह बहुत दुखी हुआ। उसने गुस्से में निक को अपने बच्चों की दुखद मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। निक हैरान था, क्या ये सभी लड़के औरतों से पैदा हुए थे? फिर उसे आखिरकार समझ आया, जो नंगा बच्चा उसने पहले देखा था वह कोई वहम नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे औरत ने जानबूझकर रेगिस्तान में छोड़ दिया था और बच्चे को अपने हाल पर छोड़ दिया था। उसी पल औरत ने एक छड़ी उठाई और निक को बेहोश कर दिया। फिर उसे महीनों तक कुत्ते के पिंजरे में बंद कर दिया, जिससे उसे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की तकलीफें हुई। आखिरकार एक दिन उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी
एक यात्री उसके ऊपर दिखाई दिया। निक उसने सावधानी से एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा। निक की बुरी हालत देखकर दूसरी पार्टी पुलिस को बुलाने के लिए तैयार हो गई, जिससे निक को उम्मीद की एक किरण मिली। लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाता, ट्रैवलर को लड़कों ने पकड़ लिया और उसके सामने मार डाला। दूसरे इंसान को अपनी वजह से अपनी जान गंवाते देखकर निक को पछतावा हुआ। उसने कुत्ते का पिंजरा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर खड़ी औरत बेपरवाह रही, सिर्फ रात में निक को खाना खिलाती रही। निक झुकने लगा, लेकिन औरत ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि वह हमेशा से सिर्फ बच्चे पैदा करने का एक जरिया रहा है। वह निक को तब तक बंदी बनाए रखेगी जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, उसके बाद वह उसे खत्म कर देगी। यह उनका बिना लिखा नियम था। निक पूरी तरह टूट गया, लेकिन फंसा हुआ और बेबस वह कुछ नहीं कर सका। दिन बीतते गए और 10 महीने की प्रेग्नेंट औरत बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने लोहे के पिंजरे का दरवाजा खोला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, इस उम्मीद में कि निक डिलीवरी में मदद कर सकता है। निक ने उस औरत को घर की तरफ बढ़ाया, लेकिन सीढ़ी का दूसरा आधा हिस्सा नीचे आ गया। इसलिए निक ने औरत को नजरअंदाज किया और सीधे भागने के रास्ते की तरफ बढ़ गया। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बच्चा सफलतापूर्वक पैदा हो गया था। निक ने आखिरकार जाने का अपना प्लान छोड़ दिया। उसने अपने ही खून को थाम लिया, भावनाओं से भर गया। इस बार यह एक लड़की थी। औरत ने उत्साह से कहा कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है और यह बच्चा इसे जारी रखेगा। लेकिन निक को बिल्कुल पता नहीं चला। एक लड़का चुपके से आया और एक ही वार में उसका गला काट दिया। इस तरह निक पूरी तरह से अनजान मर गया। और इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कमेंट में अपने पापा का नाम बताओ।